नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नगरीकरण पर और नगरीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी विकास की अवधारणा नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन। और सबसे बड़ी समस्या भी नगरीकरण है कि अगर अत्यधिक नगरीकरण हो जाता है, जनसंख्या किसी एक नगर में जाकर केंद्रित हो जाती है, तो वहाँ संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। वहाँ कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनको आज के वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज हम नगरों में रहते हैं और एक जमाना था, जो कि जमाना आज भी है। आज भी भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, फिर भी 30% से ज्यादा लोग आज शहरों में रहते हैं। और शहरों का निर्माण कैसे हुआ, नगरों का विकास कैसे हुआ, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। आप बताइए, शहर किसे कहते हैं और शहरी विकास क्या है? पहले तो नगर किसे कहते हैं या सिटी किसे कहते हैं, बताइए। किसे कहते हैं सिटी? आप बताएंगे कि सिटी की अवधारणा ये है। बोलिए, क्या है सिटी की अवधारणा? सिटी कैसे डेवलप हुई? अगर आपने देखा हो इतिहास में, एक सिटी दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, चौहुडड़ो, लोथल, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, तो शहर हुआ करते थे। तो इनको शहर कब कहा गया, शहर की परिभाषा क्या है और शहरी विकास क्या है? तो हम सब ये जानते हैं, कई लोगों ने आपको ये समझाया भी होगा, पढ़ाया भी होगा और बताया भी होगा कि भाई, ये पढ़ा भी होगा आपने कि जहाँ गैर कृषि कार्य से संबंधित जनसंख्या निवास करती है उसे शहर कहते हैं। जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है, लोग ज्यादा कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा, परंतु ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग जनसंख्या घनत्व ही सिर्फ शहरीकरण का आधार हो। हाँ, ये जरूर है कि गैर कृषि कार्य से संबंधित जितनी भी जनसंख्या है वो शहरीकरण की परिभाषा को आधार बनाती है, शहरीकरण की परिभाषा को परिभाषित करती है, उसके अर्थ को बदलाती है। पर ये कैसे संभव हुआ? गैर कृषि कार्य में संलग्न जो लोग थे वो कहाँ से आए? वो पहले क्या कृषि करते थे? क्या मंगल ग्रह से आए? नहीं। क्या हुआ कि जब किसी भी देश में जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, एक होती है कृषि कैसे जीवन निर्वाह, अर्थात सिर्फ उतना ही अनाज का उत्पादन किया जा रहा है जितना कि घर में हमें अपने परिवार की आवश्यकता के लिए, पूर्ति के लिए आवश्यक है। कि मतलब 10 लोग हैं और मुर्गी ने भी अंडे कितने दिए? 10 दिए, और 10 के 10 लोगों ने एक एक करके खा लिया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो ऐसी कृषि जो श्रम प्रधान हो, इसमें सब के सब लोग एक साथ काम करते हैं और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होती है। इसमें तकनीक और उपकरण नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन आजीविका को चलाने के लिए ऐसी खेती की जाती है। परंतु जैसे ही ऐसी कृषि का मशीनीकरण कर दिया जाए, मतलब उस देश में मशीनों से कृषि कार्य करना प्रारंभ हो जाए, मशीनें दे दी जाए उनको, ट्रैक्टर दे दिया जाए। अभी तक वो बैल और हल का इस्तेमाल कर रहे थे, अब मशीनें, ट्रैक्टर दे दिया, ट्रॉली दे दी, उन्हें प्लाव दे दी, हैरो दे दी, जितने भी मशीनें आती हैं वो सब उन्हें प्रोवाइड करा दी। अच्छे उर्वरक दे दिए, बीज दे दिए, कीटनाशक दे दिए, खरपतवार नाशक दे दिए। अगर उनको ये सब दे दिया तो इससे क्या होगा? इससे उनकी खेती में पैदावार बढ़ जाएगी। अर्थात अभी 10 लोग 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते थे और 10 के 10 खा जाते थे, अब होगा 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन, अर्थात 10 कुंटल एक्स्ट्रा गेहूं का उत्पादन हुआ। तो बताओ, उसमें से वो 10 कुंटल जो एक्स्ट्रा हुआ उसका क्या करेंगे? उसकी तो खपत होनी नहीं है उस घर में, तो उसका क्या करेंगे? वो उसको बेचने जाएंगे। उसको क्या करने जाएंगे? बेचने। तो जहां बेचने जाएंगे चीजों को, उसे व्यापार कहते हैं। अर्थात इस पार से उस पार जाना, क्योंकि 10 कुंटल एक्स्ट्रा क्या हुए, उसको बेचकर कुछ और चीजें खरीदेंगे, तो वो बेचने जाएंगे। तो वहां जहां बेचने जाएंगे वहां व्यापार के साथ साथ बाजार, बाजार मतलब जहां स्वतंत्र है व्यक्ति, जहां स्वतंत्र है चीजों को खरीदने के लिए, जहां वस्तुओं की बोली लगाने के लिए, कीमत तय करने के लिए, जहां व्यक्ति क्या हो, जहां वस्तुओं का लेन देन होता हो, जहां वस्तुओं का विनिमय होता हो, या जहां वस्तुओं की मूल्यों की बोली के लिए व्यक्ति स्वतंत्र रूप कीमत तय की जाती हो, उसे बाजार कहते हैं। और आज हम सब कहाँ जाते हैं? बाजार। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट में क्या करते हैं? वस्तुओं की कीमत हम ही तय करते हैं, स्वतंत्र है कि भाई इतने में लेंगे, इतने में नहीं लेंगे।
बोलो, वहां वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वस्तुओं का क्या किया जाता है, वस्तु का व्यापार किया जाता है, सेवा का व्यापार किया जाता है, कई प्रकार के बाजार होते हैं। तो बाजार मतलब जहाँ वस्तुओं का लेन देन होता हो, जहाँ वस्तुओं की कीमतें तय करते हो। और ऊपर से व्यापार मतलब जहाँ व्यक्ति मुनाफे के लिए, लाभ के लिए उस बाजार में, उस जगह अपनी वस्तु लाकर क्या करता है, बेचता है। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसकी जो कृषि पद्धति थी वो अब कैसी हो गई है, व्यापारिक। व्यापारिक कैसी हो गई है? क्योंकि हमने मशीनीकृत कर दिया। मशीनीकृत मतलब भारी उद्योगों का भी निर्माण किया होगा, तभी तो वह कृषि क्या हुई होगी, मशीनीकृत। और याद रखें, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि का विकास किससे होगा? मशीनों से। और मशीनों का निर्माण किससे होगा? भारी उद्योगों से। आधारभूत उद्योगों का हमें विकास करना होगा। बोलो, जैसे कि इस्पात उद्योग है, लोहा उद्योग है, धातु उद्योग जितने बड़े बड़े हुए, और ऊर्जा उद्योग है, जितने बड़े बड़े डैम बनाए गए हमने, विद्युत की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई हैं बिजली से संबंधित। बोलो, फिर हमने उपकरण बनाए, वो सब आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत या भारी उद्योगों के विकास से मशीनें बनी, मशीनों से जीवन निर्वाह। कृषि किसमें बदल गई? व्यापारिक कृषि में। और व्यापारिक कृषि को व्यक्ति लेकर कहाँ गया? बाजार में बेचने के लिए। और जहां बाजार में बेचेगा, जब बाजार में चीजों को बेचेगा, तो इन चीजों से क्या बनेगा? इन चीजों से उद्योगों का निर्माण होगा। उद्योग मतलब जहां वस्तुओं को रिफाइंड किया जाएगा। बोलो, कि जहां लोग आ रहे हैं, तरह तरह की वस्तुएं लेकर आ रहे हैं, तो आगे चलकर लोग क्या करेंगे? लोगों के पास खाद्यान्न की भी पूर्ति होगी। तो जो लोगों के पास खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है, जहाँ व्यापार हो रहा है, जहाँ बाजार सज रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पर्याप्त खाना है, पर्याप्त उनके पास खाद्यान्न के भंडार है, पर्याप्त उनके पास कच्चा माल है, और उनके पास आधारभूत उद्योग, भारी उद्योग भी है। तो वो क्या करेंगे? जो कच्चा माल उनके पास आ रहा है, उनसे उद्योगों का विकास करेंगे। और इन्हीं उद्योगों में वो गैर कृषि कार्य कर, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गैर कृषि कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति 10 लोगों के बराबर खाद्यान्न का या कृषि संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर रहा है। तो गैर कृषि कार्य करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, और इन्हीं लोगों को हम किस में लगा लेंगे? इन्हीं लोगों को हम इन उद्योगों में लगा लेंगे जो शहरों में हमने स्थापित किए। बोलो, तो अब जो शहरों में हमने उद्योग स्थापित किए हैं, जो गैर कृषि कार्य से संबंधित है, मतलब वहां खेती नहीं हो रही, वहां खेती में से जो लाया गया है, खेतों से जो लाया गया कच्चा माल, उन्हीं से क्या बनाया जा रहा है? प्रोडक्शन करके अच्छा माल बनाया जा रहा है। जो अन्य आधारभूत उद्योग है या भारी उद्योग है, उनको भी मान लगाया जा रहा है, ताकि अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो उनमें गैर कृषि कार्य करने वालों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनके उपभोग स्तर में भी सुधार होगा, जीवन स्तर में भी सुधार होगा। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहलाती है, जहाँ नई नई संरचनाएं बनती है, समाज में नया विकास होता है, आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, सामाजिक स्थिति सुधरती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नगरीकरण। तो बच्चों, नगरीकरण आया समझ में कि पहले कृषि और पशुपालन हो, चाहे मत्स्य, उसको तो हम विकसित अवस्था में ले आए, ताकि जहां निर्वाह मूलक कृषि थी, वहां अधिशेष सरप्लस की स्थिति में आ जाए, कि लोग, एक व्यक्ति इतना खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, इतना कच्चे माल का उत्पादन कर रहा है कि 10 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। तो 10 लोग बैठ के खाएंगे तो करेंगे क्या दिन भर? वो गैर कृषि कार्य से संबंधित कार्य करेंगे। और जो कच्चा माल अतिरिक्त उत्पादित हुआ है, और अतिरिक्त लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इसी कच्चे माल से जो फ्री बैठे लोग हैं, वो उद्योगों का निर्माण कर लेंगे, वो वस्तुओं को बेचने देश विदेश जाएंगे। इसी से बाजार, व्यापार और उद्योगों का विकास होगा, जिसे हम कहते हैं गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोग। और जहां गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, वही गांव धीरे धीरे, वही व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शहरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज मेरी बात आपको प्रैक्टिकली समझ में आई होगी। जैसे कि आज हम इंदौर में, मान लीजिए हम इंदौर में, नाना की नहीं है ही इंदौर में, उसमें क्या है इंदौर में? तो इंदौर पहले क्या शहरी था कि मंगल ग्रह से ही ऊपर से आया हो कि शहर बन गया? नहीं, पहले गांव हुआ करता था, और आसपास और जितने भी गांव थे उसमें सबसे अधिक क्या होता था? कृषि अधिशेष की स्थिति आई। मशीनीकरण हुआ कृषि का, लोगों ने हल के स्थान पर, बैलगाड़ी के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया? ट्रैक्टरों का, मशीनों का इस्तेमाल किया, जिससे कृषि अधिशेष में आ गया। सभी लोगों ने सोचा यार क्या करें इस कृषि अधिशेष का, तो लोग बेचने के लिए कहां पर आने लगे? कृषि सरप्लस की स्थिति में जितना भी प्रोड्यूस होता था कच्चा माल, उसको यहाँ बेचने आने लगे, चाहे कपास हो चाहे अन्य। अब कपास से क्या बनाना है? कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमें मशीन चाहिए। मशीन किसकी बनेगी? लोहे की, तो उससे लोहे संबंधित आधारभूत उद्योग चाहिए। उसके लिए लोहे को पिघलाने के लिए कोयला चाहिए, तो कोयले की खदानें बनी होंगी, लोहा उद्योग बना होगा, जिससे लोहे को पिघला पिघला के क्या बनाई होंगी? मशीनें। तब जाके इस कच्चे माल से क्या बना होगा? कच्चे माल से, कपास से कपड़ा बना होगा, जिसे आज पहन के हम घूम रहे हैं।
बताइए इससे मानव जीवन पहले से क्या हो गया? बताइए, यही तो स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को रोजगार मिला, लोगों की आय बढ़ी, उपभोग स्तर में सुधार हुआ। जो कल तक अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान नहीं कर पा रहे थे, वो प्रदान कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज पा रहे हैं, और वो भी अपने घर में टीवी देख पा रहे हैं, बोलो फ्रिज कूलर और फोर व्हीलर में घूम पा रहे हैं, बोलो तो उनके जीवन स्तर को पहले से और असमानताओं में भी कमी आएगी। वो लोग, कई लोग जो गरीब और अमीर में की खाई थी वो भी खत्म हो जाएगी, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। बोलो जाति प्रथा, कुप्रथाएं, रूढ़िवादिता में कमी आएगी, तो समाज भी एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा आर्थिक स्थिति संपन्न होने से। क्योंकि याद रखें, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो देश की सामाजिक स्थिति में भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? सुधार, क्योंकि लोगों की आय बढ़ जाती है, उपभोग स्तर में सुधार हो जाता है, लोग भी उन सब सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, अच्छे आवास में रह पाएंगे, अच्छा पानी पी पाएंगे, अच्छी जो रोग निरोधक दवाइयां हैं उनको ले पाएंगे, अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो यही देश का विकास है, और अब हमारा देश विकसित अवस्था में है और विकास कर भी रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, और नगरीकरण से देश का विकास भी हो रहा है, आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। तो याद रखें, ऐसे नगरों का विकास होता है। इसका नगरों का महत्व क्या है, मैंने अभी बता दिया। नगरों का महत्व ये है, आपने पुरानी फिल्में देखी हो, कई बार गांव से लोग बाग उन फिल्मों में दिखाते थे कि मैं बाबूजी अब नगर में शहर जा रहा हूँ, वहां अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा, फिर वो नौकरी कर करू के वहां से पैसे लेकर आता था शहर से अपने गांव में, तो सब लोग उसकी इज्जत करते थे, लोग उसके पास पैसे गाड़ी की कमी नहीं होती थी। तो याद रखें, एक तो लोगों के रहन सहन स्तर में सुधार होता है, तो जीवन पहले से क्या हो जाता है? सब हो जाता है। व्यापार में वृद्धि होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, बाजार, नए नए बाजार विकसित होते हैं, कपड़ा मार्केट हुआ, फूड बाजार हुआ, बोले बोले क्लॉथ मार्केट हुआ, दवा बाजार हुआ, है ना, मशीनी उपकरण से संबंधित बाजार हुआ, बहुत से बाजार है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा। आज हम बड़े बड़े शहरों में आपको बड़े बड़े एजुकेशन पॉइंट मिल जाएंगे, सेंटर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको बड़े बड़े शहरों में एम्स है, जिला चिकित्सालय है, और भी संस्थान। निवेश, इससे क्या आता है? निवेश आता है। बोलो, जैसे कि अभी मैं इंदौर और भोपाल में मेट्रो आ गई है, निवेश किया किसी ने भाई, और भी उद्योग आ रहे हैं धीरे धीरे, तो निवेश बढ़ता है, लोग वह पैसा खर्च करते हैं, तकनीकी विकास होता है, नई 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 तकनीक आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आईटी की कंपनियां मौजूद है, कौशल से यहाँ प्रशिक्षण के केंद्र खुलते हैं, तो जो लोग कल तक कुछ नहीं जानते थे वो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री करके कौशल प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल में वृद्धि करते हैं, कुशल मानव बन जाते हैं। अकुशल मानव कौन होते हैं? जिनको काम करना नहीं आता। कार्यशील का मतलब, कार्यशील जनसंख्या मतलब है जिसके पास कार्य करने का शील हो, और जिसके पास कार्य करने का शील नहीं होता वो यहाँ आकर शहरों में कौशल लेता है, और इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे हम समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, सभी को हम रोजगार दे पाते हैं, सभी को हम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं दे पाते हैं, इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। परंतु याद रखें, समस्या क्या है? इसका महत्व समझ लिया कि भाई शहरों से तो बहुत मजा आ रहा है, शहरों में तो बड़ा आनंद आ रहा है, शहर की तो हमें हवा लग रही है, शहरीकरण से तो बहुत ही ज्यादा देश का विकास हो रहा है। परंतु अगर अत्यधिक शहरीकरण हो जाए तो बताइए, जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में लोग पैदल नहीं चल पाते, गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, शाम को तो सड़कों पर ऐसा लगता है कि एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है। बोलिए, तो जनसंख्या दबाव, यातायात, ट्रैफिक समस्या आपने देखी होगी, ट्रैफिक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि भाई गाड़ियों का एक दूसरे से निकलना, इतने चौराहे पुल बना बना के परेशान है सरकार, परंतु ट्रैफिक समस्या का, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ने से यातायात की समस्या बढ़ती है, एक्सीडेंटल केस बढ़ जाते हैं। बोलिए, और लोग आएंगे तो आवास की समस्या बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई लोग बेचारे यही घर ढूंढते रहते हैं, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो, मैं भी कई दिनों से परेशान था आवास ढूंढने के लिए, इधर उधर कभी यहाँ कभी वहाँ, आवास की बड़ी समस्या आती है। आपने तो कई बच्चे हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं, उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर पाते, इतने हॉस्टल बन गए फिर भी हॉस्टलों में जगह नहीं है बच्चों के लिए। पेयजल की समस्या, कई बार घरों में सीवेज का पानी आने लगता है, रंग बिरंगा पानी आने लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि होली आ गई कि अभी। बोलो, कई बार देखते हैं कि भाई सीवेज की लाइन और पेयजल की लाइन कई बार एक हो जाती है, रंग बिरंगा पानी आने लगता है। ठीक है, तो सीवेज की समस्या आने लगती है, क्योंकि इतना सारा वेस्टेज निकल रहा है, वो जाएगा कहाँ? बोलिए, इतना सारा अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं इतनी जनसंख्या के एक साथ, तो वो जाएंगे कहाँ? समस्या, सीवेज की समस्या, हरित क्षेत्र की समस्या, हमने सब जंगल काट दिए। यहाँ जो घर है, क्या पता है यहाँ बड़े बड़े जंगल हुआ करते होंगे, यहाँ चिड़िया रहती होगी, यहाँ जीव जंतु रहते होंगे। बोलिए, हमने उनके आवासों को उजाड़ के, जंगलों को उजाड़ के
हरे क्षेत्रों को उजाड़ दिया। कृषि क्षेत्र क्या यहाँ खेती आपने देखा होगा, कॉलोनियां कट रही है बहुत सारी, तो यहाँ कॉलोनियां बन रही है, यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, तो वहां देखते होंगे पहले वहां खेती होती थी, तो खेत जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी कमी आएगी, विषमता बढ़ेगी। आपने देखा होगा कई लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, और मनोविज्ञान ये कहता है मलिन शहरों से अगर मलिन बस्तियों में रहकर भी अपने आप को मनोवैज्ञानिक स्तर पर अच्छा पाते हैं कि नहीं यार मजा आ रहा है, जबकि वो इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के आए गाँव की, जहाँ शुद्ध हवा थी, जहाँ खुला वातावरण था, चौड़ी सड़कें थी, जहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऊ, पी पी ये सब अशांति वाला वातावरण नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था। यहाँ आप देखते हैं शहरों में चींचा चूचा इतना चलता रहता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जनसंख्या प्रदूषण, प्रदूषण की कमी नहीं है यहाँ पर चारों तरफ। ऊपर से घटनाएं घटित होती रहती है, कभी किडनैपिंग हो जाती है, कभी वेश्यावृत्ति, कभी बाल श्रम, मलिन बस्ती, बोलिए कभी चाकू छुरी चल जाती है। आपने देखो आए दिन अखबार में आते हैं, यहाँ चोरी हो गई, वहां चाकू चल गया, बोलो वहां किसी के साथ बलात्कार हो गया, वहां वेश्यावृत्ति में संबंधित लोग पकड़े गए हैं। घटनाएं प्रशासनिक कार्य, प्रशासन बेचारा और परेशान हो जाता है, प्रशासन क्या क्या देखे, ऊपर से चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, इधर यातायात प्रबंधन, इधर संचार व्यवस्था को देखे, बोलो किस किस को जनसंख्या का प्रबंधन करे, भीड़ का, क्योंकि आप देखते हैं आज भीड़ प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जहां भीड़ बढ़ जाती है वहां आए दिन आपने देखा होगा कई तीर्थ स्थलों पर भीड़ का कुप्रबंधन होने से भीड़ में भगदड़ मच जाती है, जिससे कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बोलिए समाधान, अब भैया इसका समस्या का समाधान निकालिए। तो हमने क्या किया, आवास बढ़ाने के लिए हमारे पास जमीन तो उतनी ही, ऐसा तो नहीं कि रबड़ की तरह इसको और खींच दो तो हमारी शहर की जमीन बढ़ जाए, नहीं। जब जमीन कम है, मान लीजिए जमीन कम है, आवास इतना ही बनेगा, तो हमने ऐसे मकान बनाना चालू कर दी, ऐसे बोलो ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना चालू कर दी। बोले बोलो जैसे मल्टी कहते हैं, मल्टी, जिसमें 2x2 10x10 के रूमों में बच्चे और लोग बाग रहते हैं। जहाँ शहरों गांव में वो इतनी अच्छी हवा में रहते थे, इतने बड़े क्षेत्र में रहते थे बेचारे, अब इसमें रहने में भी उनको आनंद आ रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से सड़कें चौड़ी बनाई जा रही हैं, आए दिन आपने देखा होगा सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी आपको, जहां नहीं बनी वहां कल बन जाएगी सड़कें। ट्रैफिक समस्या, उद्यान में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई आपको जगह जगह पेड़ पौधे लगाना है, और सरकार अभियान भी चला रही है कि ताकि हरियाली बनी रहे, प्रदूषण कम हो ध्वनि और आपका वायु प्रदूषण। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है कि अधिकांश काम शहरों में किस पर हो जाए, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर ही हो जाए। भाई आप आओ ही मत, ताकि जनसंख्या का सड़कों पर दबाव कम होगा, और जो सेंटर है प्रशासन का जगह है जहाँ से कार्य होते हैं उन पर भी दबाव कम आएगा। तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और दबाव में समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, अर्थात कोशिश की जा रही है कि मलिन बस्तियों को तोड़कर वहां पर भी आवास बनाए जाए, और जहां लोगों को रोजगार नहीं वहां रोजगार दिया जाए। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेंगे, मलिन बस्ती में लोग वहां रहने के लिए मजबूर होंगे, तो वो अपराध करेंगे, अलगाव की भावना पैदा होगी, कल वही देश के लिए चुनौती बन जाएंगे, समस्या बन जाएंगे। याद रखें, जनसंख्या समस्या नहीं है, शहरीकरण समस्या नहीं है, उसका कुप्रबंधन समस्या है। उस पूरी की पूरी व्यवस्था में जो मानव है, शहर है, उनको अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, उनको संसाधन के रूप में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, इस्तेमाल किया जाए जनसंख्या को, तो ये बात पक्की है कि वो हमारे लिए शक्ति बन सकते हैं। वो जिसे आज हम कमजोरी मान रहे हैं वो हमारी पावर है। कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह प्रशिक्षण के केंद्र सरकार ओपन कर रही है, ताकि अधिकांशतः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल के क्षेत्र में अलग से विभाग, मंत्रालय की स्थापना की जा रही है, ताकि लोगों को क्या मिले, कौशल मिले, और कौशल मिलेगा तो रोजगार, स्वरोजगार। लोगों से कह रही है सरकार स्टार्टअप कीजिए भाई, स्वयं का रोजगार, उद्यमी बनिए, है ना, ताकि तुम दूसरों को भी रोजगार दे सको, खुद नौकर नहीं मालिक बनिए। नवीकरणीय ऊर्जा, आप सबको पता है ऊर्जा संकट, गरीबी, मलिन बस्ती, ये जो शहरी प्रदूषण जो शहरों में देखा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा आप देखें छतों पर सभी के सूर्य सोलर एनर्जी के बड़े बड़े पैनल लगे हुए, तो यहाँ पर सोलर ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चलाए जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, ताकि प्रदूषण में भी कमी आए। अगली बात, सरकार समाधान कर रही है, योजनाएं भी बना रही है, जैसे कि अमृत मिशन चलाया जा रहा है कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे सीवेज की लाइन अच्छे से बनाई जाए, जल निकासी, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है तो बाढ़ आ जाती है वहां पर। बोलिए हृदय योजना चलाई जा रही है, जेएल नेहरू नेशनल जो अर्बन मिशन चलाया जा रहा है कि भाई इस मिशन के तहत लोगों की और आधारभूत संरचना की स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है,
ताकि लोग आज आप देखते हैं कि कहीं पर भी आप कुछ भी गंदगी फेंकेंगे तुरंत आपका चालान बन जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। स्मार्ट सिटी आप सबको पता है कि जहाँ के लोग स्मार्ट हों। स्मार्ट सिटी मतलब लोग स्मार्ट हो। लोग स्मार्ट हो मतलब जो कचरा ना करें, लोग स्मार्ट हो जो जाति प्रथा से ऊपर होकर काम करें, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो विवाद है उनसे ऊपर काम करें, जो सिर्फ विकास की अवधारणा प्रगतिशील विचारों को अपनाएं, जो सरकार की मदद करें, जो अपराधों को रोकने, भ्रष्टाचार को रोकने में, इसको तो हम स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। जहाँ के लोग स्मार्ट हो, जो प्रगतिशील विचारों से युक्त हो, जहाँ आधारभूत संरचना हो, जहाँ शहरों का स्वच्छता, पेयजल, आवास सभी प्रकार से, मतलब एक शब्द आता है उसके लिए, एक संपूर्णीय विकास, संपोषणीय विकास। संपोषणीय जो विकास का मतलब है कि क्या वो आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, उसमें निम्नीकरण नहीं होना चाहिए पर्यावरण का। अर्थात पर्यावरण पर, समाज पर या राजनीतिक किसी भी व्यवस्था पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। सभी व्यवस्थाओं में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए हम विकास करें, तो हम कहते हैं संपोषणीय विकास। आवास योजना, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। बोलिए, इस आवास योजना का क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि भैया लोगों को आवास मिले। मेट्रो चलाई जा रही है ताकि लोग तेज गति से अपना क्या कर सकें, आवागमन स्थापित कर सकें, जनसंख्या के दबाव को कम करने। अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम बनाया जा रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा गाड़ी आती है भाई, अलग से प्लास्टिक गाड़ी आती है, संक्रमित कचरे को अलग रखा जाता है। अपशिष्टों का प्रबंधन, संपोषणीय विकास, मैंने बता ही दिया कि ऐसा विकास जहाँ किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, मानव जाति को भी नुकसान न पहुंचे। क्योंकि आज आप देखते हैं कि नगरों में संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं, मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती है, यातायात के स्तर पर जाम लग जाता है, एक्सीडेंटल केस नजर आते हैं, संचार व्यवस्था ठप नजर आती है, प्रशासन परेशान हो जाता है। तो इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हम एक ऐसे नगरों का विकास करें जहाँ हरित क्रांति भी हो, जहाँ चारों तरफ हरा भरा भी हो, जहाँ संपूर्ण तरीके से लोगों को रोजगार के साथ साथ सभी प्रकार की आधारभूत जो बुनियादी सुविधाएं वो मिले, ताकि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास संभव हो सके। इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ संपन्न करते हैं। मैंने आपको पूरा आज नगरीकरण का कंसेप्ट, उसकी अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है और उसकी योजना है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों के अंतर्गत आपको ये मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट अर्बनाइजेशन का समझा दिया है। आपको कहीं पर भी मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से यह बात अपनी लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक विकास की प्रक्रिया ही अर्बनाइजेशन है। और इस अर्बनाइजेशन का मुख्य आधार पृष्ठभूमि क्या है? कृषि अधिशेष की स्थिति, कृषि सरप्लस की स्थिति। इसी कृषि सरप्लस की स्थिति ने ही उद्योगों को, भारी उद्योगों को, लघु कुटीर उद्योगों को जन्म दिया। इन्हीं उद्योगों में बनी वस्तुओं ने बाजार व्यवस्था को, व्यापार को जन्म दिया, जहां गैर कृषि कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। और नगरीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है, आर्थिक विकास का ही एक क्या है, भाग है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, इससे निवेश, व्यापार, रोजगार लोगों को प्राप्त होता है, कौशल का विकास होता है, सतत विकास, तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं में विकास। परंतु आज अत्यधिक नगरीकरण के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या का दबाव, हरित क्षेत्र का कम होना, कृषि क्षेत्र का सीमित रह जाना और सीवेज, पेयजल, आवास की घटनाएं, प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हो जाना, अत्यधिक घटनाएं, श्रम, बाल श्रम, चाहे वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो लूटपाट की घटना, इन सबको दूर करने के लिए सरकार ने समाधान ढूंढे कि हम आवास बहुमंजिला बनाएंगे, सड़क चौड़ी करेंगे, हम उद्यान लगाएंगे, हम गवर्नेंस लेकर आएंगे, समावेशी विकास को पर बल देंगे, लोगों को कौशल देंगे, प्रशिक्षण के केंद्र बनाएंगे। इसके लिए सरकार योजना चला रही है। जो समस्याएं हैं, याद रखिए, योजना किससे संबंधित है? समस्याएं हैं वही तो योजनाओं से संबंधित है। जो समस्या है उसी को दूर करने के लिए क्या बनाई जा रही है? योजना। तो आप रटिए मत, कंसेप्ट समझिए। अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया कि भाई सरकार ने ये योजना बनाई है, रोबोट चौराहा बनाया है, तो उसके लिए बनाया ताकि तकनीक का इस्तेमाल करके यातायात का प्रबंधन किया जाए। ड्रोन इस्तेमाल कर रही है सरकार इंदौर में, हम देखते हैं ड्रोन, ताकि अपराधों को रोक सके कि भाई पुल के पीछे कौन छुपा हुआ है, बड़ी बिल्डिंग के पीछे अब फलांग के लांग के तो जा नहीं सकती प्रशासनिक अधिकारी, तो वो ड्रोन से देख लिया। टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज तो करना चाहिए ना आज हमें। बोलिए, तो अपराध ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट का गवर्नेंस के, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल ताकि पर्यावरण में प्रदूषण कम हो। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पास से गुजर जाए तो आवाज भी नहीं आती, प्रदूषण भी नहीं होता।
तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचा जाएगा। नहीं, आप बाजार में 1 घंटे खड़े होकर देख लीजिए, एक तो ऊपर से नीचे तक काले पड़ जाएंगे और कान के पर्दे बदलने पड़ेंगे, है कि नहीं? जैसे घर में पर्दे बदलने पड़ते वैसे कान के नए पर्दे लगवाने पड़ेंगे, और आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल लाल पीला हरा गुलाबी और काला हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि सुबह ये आदमी निकला था 1 घंटे बाद कैसा हो गया लाल पीला। क्यों? क्योंकि पर हमने प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण में के कारण हमारी ये स्थिति हो गई। बोलिए, तो ये सब आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे ये सब वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए, अपना फीडबैक भी दिया करें कि भाई कैसी लगी। आप ये ना सोचिए कि सर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है, या सर सिर्फ उनकी वीडियो क्वालिटी। ये देखिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट कैसा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छी अच्छी किताब है और अच्छे अच्छे जो प्लेटफॉर्म है वहां से भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए बोर्ड और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो कंटेंट आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, या ये जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरे वीडियो को देखकर कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको मेरी क्लास, और ऐसे ही मैं कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपके लिए मैं बहुत अच्छे कंसेप्ट से युक्त वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपको विषय की समझ विकसित हो। और नगरीकरण का आप यूज किसमें कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था में, कि मध्य प्रदेश का नगरीकरण है उसमें आप यूज कर सकते हैं। नगरीय विकास के कार्यक्रम में यूज कर सकते हैं कि भाई नगरीय विकास के कार्यक्रम, इससे आप पूरा लिंक कर सकते हैं कि भाई आवास से संबंधित समस्या है तो प्रधानमंत्री आवास योजना चला दी। भाई यार स्वच्छता की भारी कमी है, चारों तरफ मलिन बस्तियां, गंदगी पड़ी है, लोगों को संक्रामक बीमारी हो रही है। अब अगर संक्रामक बीमारी बढ़ेगी शहरों में तो बताइए लोग जो पैसा कमा के लाएंगे वो पूरा के पैसा किस में खर्च कर देंगे? वो बताइए, इससे तो बढ़िया वो गाँव में ही अच्छे थे। तो इससे बचने के लिए स्वच्छता लेकर आए। हम बड़े बड़े नालों को ढक रहे हैं, बोलिए नालों की सफाई पर बल दे रहे हैं, सीवेज लाइन के निर्माण पर बल दे रहे हैं। बोलो, गीला कचरा, हरा कचरा और सूखा कचरा सभी कचरों को अलग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब समस्याओं का समाधान है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।